नमस्ते बंधुओं। एक तरफ जहां भारत का चंद्रयान-3 मिशन कल सफल रहा और भारत विश्व का पहला देश ऐसा बन गया जो चांद के साउथ पोल पर अपने लैंडर को उतारने में कामयाब रहा और उसका रोवर जो विक्रम है वो भी निकल के वहां से फोटो खींच के भेजने लगा है। इतनी बड़ी उपलब्धि जहां पे विश्व पूरा भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों ने भारतवर्ष को बधाइयाँ दे रहे हैं और दुनिया भर की अच्छी बातें कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में क्या चल रहा है ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हो क्या रहा है, ये इस तरह से इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है। आज हम इस विषय में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो भारतवर्ष को कमज़ोर करने में जिनका स्वार्थ निहित है और जो नहीं चाहती हैं कि भारतवर्ष इस तेज़ी से विकास की इस ऊंचाई को छूते हुए दिखाई दे। इनके विषय में विस्तार से बात करेंगे। पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं। कल हमारे भारतवर्ष का बहुत ऐतिहासिक दिन रहा और पूरे विश्व में जहां भी भारतीय हैं ये सब ने इस चीज़ को प्रत्यक्ष देखा कि किस तरह से 6:04 पर हमारा चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया। सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसकी और किस तरह से उसका रोवर प्रज्ञान वहाँ से 2 घंटे के बाद निकला और वहाँ पे परिक्रमा अपना कार्य शुरू किया और उसने कम से कम 4-5 फोटो शेयर की जो इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने पोर्टल पर और शेयर भी। विश्व की पहली घटना है जब लाइव टेलीकास्ट हुआ है, पूरे सिस्टम का लाइव टेलीकास्ट हुआ, सफल लाइव टेलीकास्ट। इससे पहले 2019 में आपको याद ही है कि जब चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, लास्ट के टाइम्स में 15 मिनट पहले जो उसके साथ दुर्घटना घटित हो गई थी, बाद में ऐसी जगह लैंड कर गया जो मतलब वो सफल नहीं रहा मोटा मोटा। वो दृश्य भी हमें याद है जब पूरा देश बहुत दुखी था। और कल का वो दृश्य जब ढोल नगाड़ों के साथ पूरे भारतवर्ष में और विश्व में जहां भी भारतीय हैं कितने पूजा पाठ अर्चना कर रहे थे कि किसी तरह से ये मिशन हमारा कामयाब हो जाए, चंद्रयान-3। और फाइनली ये कामयाब हो गया और कामयाब होते ही पूरे विश्व में आप ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे भीड़ लग गई लोगों को बधाई देने के लिए, पूरे देशवासियों को। एक सबसे बड़ी विशेषता इस पूरे चंद्रयान-3 की रही कि ये विश्व का सबसे सस्ता चंद्रमा मिशन था, चंद्रयान-3, जो मात्र 615 करोड़ रुपए में तैयार हुआ था। इसकी तुलना में अगर हम मून पर इससे पहले भी 3 और देश जा चुके हैं जो नॉर्थ पोल पे गए हैं, तीनों देश। रसिया का अभी जो एक लूना 25 जो क्रैश हो गया, नहीं लैंड कर पाया, वो गया था साउथ पोल पे, वो लैंड नहीं कर पाया। उसकी कीमत थी 1650 करोड़ रुपए। और जब अमेरिका ने जब भेजा था अपना अपोलो, उसमें लागत जो आई थी वो 17,249 करोड़ रुपया। दूसरी तरफ चाइना का चैंग्स-3, ये जो वहाँ की स्पेस एजेंसी है CNSA, उसने भेजा था, उसकी लागत आई थी 2,476 करोड़ रुपया। तो अब सोचिए कि भारतवर्ष कितने कम पैसे में और कितना बड़ा सफलता हासिल किया था और वो एक तरफ पूरा विश्व खुशियां मना रहा था और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ लोग इसके निगेटिव कैंपेन चला रखे थे और ऐसी बातें लिख रहे थे जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे तो उसमें लिखा आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी, उसी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज विश्व में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के क्षेत्र में भारत एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में रखा होगा, उस समय जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनता, इतनी बड़ी चीज नहीं है। इसरो की स्थापना करना ये ठीक है, स्थापित किया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज को जवाहरलाल नेहरू से ही इंटररिलेट करके देखो। एक उपलब्धि मिली है भारतवर्ष को, उसको सेलिब्रेट करने का समय है, उसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत कहाँ है। लेकिन नहीं,
इनको चूंकि इनका जन्म ही राजनीति करने के लिए हुआ है, सत्ता पे काबिज रहने के लिए हुआ है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई दूसरा आदमी इतनी बड़ी सफलता का श्रेय कैसे उसको दे दिया जाए। वहीं हमारे परम पूज्य अखिलेश बाबू हैं, उनका ट्वीट आता है कि चाँद मुबारक हो, चाँद मुबारक हो भाई। वो शब्द भी ऐसा चयन करेंगे जो सूट करता हो उनको, जिससे इस्लामिस्ट ये खुश हो जाएं, और जिनका उनका तो पूर्ण ध्येय यही है कि कैसे मुसलमानों को पटा के रखा जाए, और इस्लामिस्ट को खुश करने के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये अपने पूर्व के कार्यों से सिद्ध कर चुके हैं। इसी तरह से हमारे पत्रकारों के सरताज रवीश कुमार जी न्यूज़ चैनल में तो रह नहीं गए, लेकिन अब अपना यूट्यूब चैनल खोल के उन्होंने जो विवरण दिया इस चंद्रयान 3 का, उसमें उनका कहना है कि जी चंद्रयान 3 बता रहे हैं वो इस तरह से कि जैसे पहले उन्होंने बताने की कोशिश की कि 60,000 लोग, 70,000 लोग उसको देख रहे थे, जो इसरो की सिर्फ वेबसाइट है। अब इस मूर्ख आदमी को ये नहीं पता कि 60-70,000 इसरो की वेबसाइट पे देख रहे थे, मान लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लाइव प्रसारण कर रहे थे। बहुत तरह से प्रसारित हो रहा था ये, उसको देखने वाले करोड़ में थे, करोड़ों में थे। ये तो हिंदुस्तान की हिंदी की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। विश्व के अनेक भाषाओं में दुनिया देख रही थी। इन लोगों को ये मानसिकता कहाँ से ले आते हैं, ये कहाँ से प्रकट होती है, इनकी बुद्धि कहाँ से, विवेक आता है इनके दिमाग में, इस तरह की भाषा, इस तरह की बोल, इस तरह के शब्द कहाँ से चयन करके ले आते हैं। इनको दूसरा तकलीफ ये हो गया जी कि मोदी जी क्यों आ गए लास्ट आवर्स में। मोदी जी के साथ चंद्रयान 3 का सफर लास्ट में जो 15-10 मिनट का रहा है, उसमें मोदी जी क्यों आ गए, मोदी जी से इनको बड़ा एतराज है। अरे भाई, इस आदमी को कोई बताए कि जब 2019 में चंद्रयान 2 असफल हुआ था तो मोदी जी लाइव टेलीकास्ट वहीं बैठ के देख रहे थे, और उसके बाद जब वहाँ के इसरो चीफ द्रवित हो गए, रोने लगे, तो मोदी जी ने कितना उनको गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई, और उन्होंने आश्वस्त किया कि ये असफलताएं तो ठीक है, असफलताओं से ही सफलता निकलती है। और उन्होंने कितना हौसला अफजाई किया इस पूरे जो इसरो की वैज्ञानिक टीम जो अनुसंधान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी है, उसको कितना हौसला अफजाई किया। एक तरफ उनका और दूसरी तरफ इन जैसे टुच्चे लोगों का, जो इस तरह की छोटी छोटी बातों को पकड़कर समाज को, जो इनके व्यूवर्स हैं, जो इनके वही हैं सब बामी कौमी और इस्लामी, उन्हीं को खुश करने में लगे रहते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ममता बनर्जी भी कह रही है कि जी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का, अरे भाई किसने कहा कि बीजेपी ने लॉन्च किया है, ये इसरो का है। इसरो के अगर वैज्ञानिकों के साथ भारत के लोग और भारत की सरकार खड़ी है तो इसमें आप लोगों को दिक्कत क्या होती है। और इस विरोध में, इस मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में ये इतना आगे तक बढ़ जाते हैं, कहते हैं जी कि ये तो केरला और तमिलनाडु के वैज्ञानिकों की सफलता है, ये कोई बीजेपी की थोड़ा है। जहां पे बीजेपी 0 है वहां के वैज्ञानिकों की सफलता है। मतलब क्षेत्रवाद में बांटना भारतवर्ष को, पूरे भारतवर्ष को एक नहीं रहने देना। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है, वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वही वाले हैं, सारी माइंडसेट वही है। इस तरह की माइंडसेट ये जनरेट कहाँ से होती है, ये सोचने वाली बात है। इस पे मैं आपका ध्यान सिर्फ आकर्षित करना चाहता हूं, इस तरह से लोग पैदा कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो बना हुआ है, ये सिर्फ 4 जो शक्तियां हैं, विध्वंसकारी शक्तियां जो पूरे भारतवर्ष को खोखला बनाने पर लगी हुई हैं, वो चारों में सबसे पहला जो नाम आता है वो इस्लामिस्ट है। इनको खुश करने में ये सारे अपनी ताकत लगा देते हैं जितने भी, और ये छोटे छोटे पार्टियां, समूह, एनजीओज और ये सब सामाजिक संगठन हैं, ये सारे एक साथ मिलकर एक तरह से देश को कमजोर करने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। दूसरी शक्ति जो है वो है इवेंजलिस्टों की। इवेंजलिस्ट सबसे खतरनाक हैं। इवेंजलिस्ट जो एंजल आता है स्वर्ग से संदेश लेके पृथ्वी पहुंचाता है, इसके बारे में आप लोग भी थोड़ा अध्ययन करना शुरू करें और जानें कि ये लोग करते क्या हैं। तीसरी जो शक्ति है वो कल्चरल मार्क्सिस्ट हैं। ये मार्क्सिस्ट तो खत्म हो गया, मार्क्सिस्ट का सिद्धांत तो कहीं चल नहीं पाया, तो आजकल करीब 50 सालों से
कल्चरल मार्क्सिस्ट थ्योरी आई है, उसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब है। एक लेखक एक उपन्यास कर रहे हैं, जॉर्ज ऑरवेल, उन्होंने एक नॉवेल लिखा, उस पुस्तक का नाम है 1934 अ नॉवेल। उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में समझाया है, कभी विस्तार में इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। और जो चौथी विध्वंसकारी शक्ति है, इस देश को जो तोड़ने में सबसे ज़्यादा विश्वास रखती है और सबसे ज़्यादा एफर्ट करती है, वो है ग्लोबल कैपिटलिज्म, जिसमें आपने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा, जैक डॉर्जी का नाम सुना होगा। ये लोग वैसे तो पूंजीवादी हैं, ये सारे इस तरह से अपना वर्चस्व पूरे विश्व पर रखना चाहते हैं, इतना बढ़ाना चाहते हैं कि उसके लिए इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सपोले, बिच्छू और चींटियाँ, मच्छर, ये सब पूरे विश्व में फैला रखे हैं। और ये रवीश कुमार जैसे सपोले, ये सपोला भी नहीं है, इसको तो आप मच्छर में ही रखिए, ये लोग अपना काम करते हैं उनके लिए, ये उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे जुड़कर ये चारों शक्तियां राष्ट्रवाद से बहुत नफरत करती हैं। नेशनलिज्म, ये मानती हैं कि राष्ट्रवाद सबसे खतरनाक चीज है, और इसके लिए इन्होंने पूरे विश्व में ऐसा माहौल बना दिया है कि आज विश्व में हर देश इनसे प्रभावित है। और ये सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं जो पारंपरिक राष्ट्र हैं, जैसे भारतवर्ष। हमारा देश प्राचीन राष्ट्र है, प्राचीनतम राष्ट्रों में है, राष्ट्रों में नहीं है बल्कि प्राचीन राष्ट्र, एकमात्र राष्ट्र बचा हुआ भारतवर्ष। बाकी तो ये किसी के भी टुकड़े कर देते हैं, यूरोप के कितने टुकड़े कर दिए, कितने राष्ट्र बना दिए, जब चाहते हैं कर लेते हैं। ये सिर्फ अभी परेशान है भारतवर्ष से, और भारतवर्ष को तोड़ने के लिए इन्होंने जो इकोसिस्टम डेवलप किया है और उससे जो नैरेटिव तैयार करते हैं, ये उसके आधार पर ये चाहते हैं कि भारत कमज़ोर हो, और इनको सूट करता है जब कमज़ोर भारत होगा तो ये अपनी बात आसानी से थोप कर। और आप अगर उस उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया जा सकता है, उपनिवेश बनाया जा सकता है। ये चारों उपनिवेशवादी सोच विचारधारा है इनकी, इनका कोई किसी तरह का और कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोक कल्याण, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये कि ह्यूमन राइट्स और वुमेन फ्रीडम, दुनिया भर के एनजीओज और नाटक दिखाते हैं जो पूरा घूम घूम के, इनका बिल्कुल लेना देना नहीं होता है। इनका सिर्फ एकमात्र काम है औपनिवेशिक वर्चस्व बनाना। उपनिवेश तो अब खत्म हो गया, औपनिवेशिक दौर खत्म हो गया, लेकिन ये नव उपनिवेशवाद है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।